हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर पाकिस्तान ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें निशाना भारत था, लेकिन नाम ईरान का सामने आ गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर पाकिस्तान ने अपनी जनता से इस वक्त ईरान का नाम लेकर ऐसा झूठ बोल दिया जिसे सुनकर शायद ईरान भी पाकिस्तान से नाराज हो सकता है। पाकिस्तान की जनता एक तरफ अपनी सरकार से पूछ रही है कि आप लोग अमेरिका के इशारे पर बार बार ईरान जा रहे हैं, लेकिन अपने देश पर ध्यान क्यों नहीं देते। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि हम महंगाई से परेशान हैं, राशन, बिजली और आटा सब कुछ महंगा है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की घोषणा कर रहा है। ऐसे में आप अमेरिका के लिए कब तक ईरान में हाजिरी लगाते रहेंगे। यानी मुनीर साहब, जनता पूछ रही है, घर में आग लगी हुई है और आप दुनिया भर में फायर ब्रिगेड बनने क्यों निकल पड़े हैं। आपकी घर की इकोनॉमी हाँफ रही है, जनता परेशान है और पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार जियोपॉलिटिक्स की फार्मूला 1 रेस में हेलमेट पहनकर दौड़ रही है। यह वैसा ही है जैसे कोई अपना घर संभाल नहीं पाए लेकिन पड़ोसी के घर की चौकीदारी का दावा करता फिरे। और जब पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार से, अपनी सेना से इस तरह की सवाल करती है तो इन सवालों के जवाब में अचानक पाकिस्तान ने अपनी जनता से एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया है जिसने भारत और ईरान दोनों तरफ आग लगा दी है। पाकिस्तान ने अपनी जनता से बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने हमारी स्ट्रॉन्ग मदद की थी, इसलिए हम भी उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग शब्द बोला है ताकि जनता को लगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने उसे बड़े बड़े ड्रोन, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े तोप दिए हुए थे, लेकिन सच्चाई पूरी तरीके से कुछ और है। ईरान शायद कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरह से ईरान को बदनाम करने के लिए भारत के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करे पब्लिकली, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर भारत ईरान से नाराज हुआ तो फिर बलूचिस्तान में ऐसा खेल होगा जो सीधे सीधे ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बलूच लोग ईरान में भी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। अब इस तरह की खबर पर बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल और भारत एक दूसरे को हथियार देते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे में ईरान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार दिए होंगे, हो सकता है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इतिहास में अगर आप देखें तो ईरान ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, और खास करके जब भारत पाकिस्तान का पुराना युद्ध अगर आप देखें तो उस समय पाकिस्तान की मदद ईरान की तरफ से जमकर की गई है, कई मोर्चों पर की गई है। तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ईरान ने पाकिस्तान की मदद की होगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। और देखिए, आप सभी ने खबर देखा होगा कि कुछ दिन पहले, यानी कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब वाले जो तुर्की वाले जो नाटो गुट है उसमें शामिल हो सकता है ईरान, ऐसी खबर आई थी। लेकिन यह खबर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा ही उछाली गई ताकि भारत को डराया जा सके और अपनी जनता को शांत रखा जा सके। लेकिन अब खुद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस मुस्लिम नाटो गुट की हवा निकाल दी है। The Mecca Act worry you in any way as a clear and present? It's a defense pact at the end of the day, and we've had a military conflict with our neighbor, not too just recently. Well, look, you think about it. I mean, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? और उन्होंने इस नई नाटो गुट पर एक बड़ी बात कही है जिसे आज डिकोड करेंगे। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ईरान का नाम लेकर के पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पाकिस्तान ने अब एक नया दावा किया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि उस दौरान ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। और यह दावा अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान का पब्लिक स्टैंड काफी अलग दिखाई दिया था। उस समय तेहरान लगातार दोनों देशों को रेस्ट्रेंट रखने और तनाव कम करने की अपील कर रहा था। लेकिन इसाक डार ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को लिखित जवाब में कहा कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि
पाकिस्तान ने जून 2025 की 12 डे वॉर और ईरान के अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया कन्फ्लिक्ट में ईरान को डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है। ये बताना चाह रहे हैं कि जब ईरान मुसीबत में था तो पाकिस्तान ने उसका सपोर्ट दिया है, और इसके बदले में ईरान ने भारत के साथ मई 2025 के कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। ये दावा कोई और नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर भी है इसाक डार, ये वह दावा कर रहे हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया कि ईरान उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन यह सपोर्ट आखिर था क्या? इसकी कोई साफ डिटेल्स नहीं दी गई है। अब जरा बताए कोई कि मिलिट्री सपोर्ट था, इंटेलिजेंस सपोर्ट था, या सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट था? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बताया। अब पाकिस्तान की जनता जानना चाह रही है। पाकिस्तान ने तो कह दिया ईरान हमारे साथ था। अब सवाल है कि ईरान आपके साथ युद्ध के मैदान में था, सिर्फ मीटिंग रूम में था, या सिर्फ मोरल सपोर्ट की फोन कॉल पर था? ये भी तो बता दो जनता को। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, मई 2025 के कन्फ्लिक्ट के करीब 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान का भी दौरा किया था। पाकिस्तान के मुताबिक इस दौरे का एक मकसद भारत के खिलाफ वार के दौरान सपोर्ट देने के लिए ईरानी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना भी था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि ये दौरा आखिर क्यों हुआ था। कई लोग इसे लेकर कह रहे हैं कि शायद ईरान ने वास्तव में पाकिस्तान की मदद की थी, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों का भी दौरा किया था, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो पब्लिक पोजीशन है वह कुछ और ही कहानी बता रही है। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दौरे पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि ईरान के न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं और दोनों देशों के एस्केलेशंस को वह पसंद नहीं करते, इसलिए एस्केलेशन को रोकना चाहिए। यानी एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान हमारे साथ मजबूती से खड़ा था, दूसरी तरफ ईरान उस समय दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था पब्लिकली। अब सवाल है, पर्दे के पीछे कोई अलग कहानी चल रही थी, या फिर इस्लामाबाद ने कहानी में जानबूझकर थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल दिया है? अब आप बताइए कमेंट में कि आखिर सच्चाई क्या है। और अब सुन लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को मिली मदद को लेकर जयशंकर जी ने क्या कहा था लोकसभा के अंदर। तो अब पाकिस्तान के इस दावे ने रीजनल पॉलिटिक्स में नई हलचल पैदा कर दी है। भारत के अंदर भी सवाल उठेंगे, ईरान भारत रिलेशन पर भी सवाल हो सकते हैं। तो एक तरफ भारत का कहना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे इंटरनेशनल लेवल पर ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा था कि 193 यूएन मेंबर कंट्रीज में से पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 3 देशों ने भारत के स्टैंड का विरोध किया, यानी कि ज्यादातर देश या तो भारत के साथ खड़े रहे या फिर न्यूट्रल खड़े रहे। और अब पाकिस्तान ईरान के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कहानी सामने रख रहा है, लेकिन सपोर्ट का जो सबूत है और पूरी डिटेल्स अभी भी धुंध में छिपी हुई है, जिसे पाकिस्तान को सामने रखना चाहिए। अगर सपोर्ट मिली है तो खुलकर बताओ, अपनी जनता को तो कम से कम बताओ। अब सवाल है कि इतिहास में ईरान ने क्या कभी पाकिस्तान की मदद की है? तो यह देखा गया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ईरान ने इतिहास में कई बार पाकिस्तान की कई तरह से मदद की है, लेकिन उस समय ईरान में सरकार और प्रशासन किसी और का था, यह भी ध्यान रखना होगा। इतिहास की किताब खोलिए तो एक इंटरेस्टिंग तस्वीर मिलती है, और आज का ईरान और 1965 वाला शाह का जो ईरान था, दोनों को एक ही चश्मे से देखना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप सिर्फ आज के ईरान को देख करके और 1965 और 1971 युद्ध का फैसला करेंगे तो पूरी तस्वीर गलत पड़ सकते हैं, क्योंकि आज का जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है वह पूरी तरीके से अलग है, और शाह के दौर का ईरान वह बिल्कुल अलग था। दोनों एक ही देश जरूर थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और फॉरेन पॉलिसी का डीएनए काफी बदल चुका है। उस दौर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ईरान से खुलेआम मदद मिलती थी, और यह दावा पूरी तरीके से सही है, वेरीफाइड है। डिक्लासिफाइड CIA के कई सारे जो दस्तावेज हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से यह साफ है कि 1979 की इस्लामिक जो क्रांति है उससे पहले, यानी कि जो ईरान के शाह थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उनके शासनकाल के दौरान ईरान ने भारत पाकिस्तान युद्धों में पाकिस्तान की बड़ी सैन्य, कूटनीतिक और लॉजिस्टिकल सहायता की थी। 1965 के युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ हथियारों के प्रतिबंध लगा दिए थे, तब ईरान ने
एक गुप्त परचेजिंग एजेंट की भूमिका निभाते हुए पश्चिमी जर्मनी से करीब 90 F-86 सेबर लड़ाकू विमान खरीदे और उन्हें सीधे पाकिस्तान भेज दिया था। कागजों पर यह पूरी खरीद ईरान के लिए दिखाई गई थी, लेकिन इन विमानों को सीधे पाकिस्तान भेज दिया गया। और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी इनवॉइस एक नाम से होता है और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट किसी दूसरे का होता है, ये भी कई बार हो चुका है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो उस दौर में ईरान ने पाकिस्तान के लिए मिसाइलें, कई सारे तोप, गोला बारूद और सैन्य वाहनों के स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे और उन्हें अलग अलग देशों से खरीद करके उन्हें कराची भिजवाया था, ताकि भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट न जाए। और साथ ही ये भी बताया गया कि युद्ध पोतों के लिए उन्होंने ईरान की तरफ से ईंधन और अन्य सैन्य साजो सामान भी मुहैया कराया गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो ईरान सिर्फ उसका पड़ोसी नहीं था, कोल्ड वार की चेस बोर्ड का एक प्लेयर भी था। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिक्लासिफाइड दस्तावेजों के अनुसार उस दौर में ईरान और पाकिस्तान दोनों अमेरिका समर्थित शीत युद्ध के सैन्य ब्लॉक, जो उसका सेंटो था यानी कि केंद्रीय संधि संगठन उस वक्त था, उसका हिस्सा थे ये लोग, दोनों के दोनों देश। यानी उस दौर में साउथ एशिया में युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और रीजनल पावर्स भी अपनी अपनी कैलकुलेशन देख रहे थे। कोल्ड वार उस दौर का एक ऐसा जाल था जिसमें हर देश की अपनी रस्सी थी, लेकिन कई रस्सियों का सीधा जो सिरा है वह वाशिंगटन या फिर मॉस्को तक कनेक्शन जाता था उसका। एक तरफ ईरान और पाकिस्तान सीमा पर लड़ रहे थे कोल्ड वार के समय, लेकिन जो बड़े पावर्स हैं वह दूर बैठ करके अपनी पूरी चेस बोर्ड की सेटिंग और हिसाब लगा रहे थे। और इसके बाद अगर आप देखें 1965 के बाद, तो 1971 के युद्ध में भी जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया और फिर भारतीय वायुसेना ने भयंकर बमबारी की, और इस पूरे हमले में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ठिकानों और साथ में उसके जो तेल भंडार हैं वो पूरी तरीके से तबाह होने लगे। यानी 1971 में जब कराची जल रहा था तब पाकिस्तान को सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए थी ईरान से, उसे उस वक्त फ्यूल चाहिए था, एम्यूनिशंस चाहिए थे और सर्वाइवल सपोर्ट भी चाहिए। तब पाकिस्तान के लिए फ्यूल सिर्फ फ्यूल नहीं था, उस वक्त वह मिलिट्री सर्वाइवल का ऑक्सीजन भी बताया गया था। और इस पूरे नज़ारे को देखते हुए तब ईरान ने न केवल पाकिस्तान को अपने 1 दर्जन सैन्य हेलीकॉप्टर उधार दिए थे और कच्चे तेल की आपातकालीन आपूर्ति की थी, बल्कि पाकिस्तानी नागरिक और सैन्य विमानों को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने हवाई अड्डों पर सुरक्षित शरण भी दी थी। यानी भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह और तेल भंडारों पर किए गए हमले, यानी कि जो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में ईंधन की भारी संकट पैदा हो गई। और इस दौरान ईरान ने पाकिस्तान को तत्काल ईंधन और अतिरिक्त गोला बारूद की सप्लाई की थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की कि क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। देखिए, जियोपॉलिटिक्स लाइक्स और डिसलाइक से नहीं चलता, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिस्क थे और इंटरेस्ट भी थे, उसी से ये दोनों के रिश्ते चल रहे थे, मदद भी चल रही थी, सप्लाई भी चल रही थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय अमेरिका भी दोनों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे थे। उस समय अगर आप देखें, उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन, उनका प्रशासन का जो गुप्त प्रोत्साहन था और पाकिस्तान के कमजोर होने पर बलूच अलगाववाद के ईरान में फैलने का डर भी था, एक मुख्य कारण थे जिसके कारण वे लोग लगातार इसे सपोर्ट कर रहे थे। और अगर आप पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को देखें तो उस दौर में ये दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक को डर था इंडिया से और दूसरे को डर था कि पाकिस्तान कमजोर हुआ तो रीजनल इनस्टेबिलिटी उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है, बलूच लोग कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। और आज उसी इतिहास के स्याही से पाकिस्तान वर्तमान की स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। हालांकि 1979 की जो इस्लामी क्रांति है, उसके बाद ईरान की विदेश नीति बदल गई और उसके भारत के साथ संबंध अधिक संतुलित हो गए। रसिया, चाइना, भारत, ईरान एकजुट होने लगे, नॉर्थ कोरिया, ये सब एकजुट हो गए। तो इतिहास बताता है कि ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि उस मदद के पीछे सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी। कोल्ड वार, सेंटो, अमेरिका, रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फियर भी पूरी कहानी के पीछे काम कर रहे थे। अब सुनिए कि सऊदी, पाक, तुर्की के मक्का समझौते में ईरान की एंट्री को लेकर क्या खबर है। तो मिडिल ईस्ट में एक नया स्ट्रेटेजिक गेम शुरू हो गया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बाद अब ईरान को भी इस नए डिफेंस अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण मिलने की खबर सामने आई है। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मक्का एग्रीमेंट फॉर म्यूचुअल डिफेंस में शामिल होने का इन्विटेशन दिया गया है। हालांकि अभी तक ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री, सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान की तरफ से इस खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। यानी खबर बड़ी है, लेकिन फाइनल मुहर अभी बाकी है और माना जा रहा है कि
ईरान को यह इनविटेशन किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भेजी होगी, क्योंकि तालिबान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है ताकि ईरान के साथ किसी भी तरीके से कोई गठबंधन बन जाए और तालिबान पर प्रेशर क्रिएट करे। और उधर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने इस पूरे अरेंजमेंट की तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की थी। कुछ दिन पहले एर्दोगान ने भी आर्टिकल 5 का नाम लिया और साथ ही तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यह अलायंस ईरान या फिर किसी दूसरे स्पेसिफिक देश के खिलाफ नहीं बनाया गया है। अब अगर ईरान भी इसमें शामिल होता है तो मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी पॉलिटिक्स है उसका पूरा इक्वेशन बदल सकता है। कल तक जो देश अलग अलग अपने हितों का खेल खेल रहे थे वे एक ही सिक्योरिटी टेबल पर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि ईरान, रसिया, भारत, चाइना का एक अलग ग्रुप चलता है और उधर सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, इनका एक अलग ही ग्रुप चलता है। ये दोनों आसानी से एकजुट नहीं होंगे। अब सुनिए कि इस मक्का समझौते को लेकर के जयशंकर जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। तो इकोनॉमिक टाइम्स के एक बड़े इवेंट में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बने जो मक्का डिफेंस पैक्ट है उसको लेकर के सवाल किया। और डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सिर्फ मक्का पैक्ट को डिफेंस पैक्ट मानकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। असली बात यह देखना है कि जिन देशों ने इस पैक्ट पर साइन किए हैं, जब उनके सामने असली मिलिट्री क्राइसिस आया तब इस पैक्ट ने वास्तव में क्या किया और कितना सपोर्ट दिया। यानी जयशंकर का इशारा है कि पैक्ट कागज पर कितना बड़ा दिखता है उससे ज्यादा जरूरी है कि असली संकट के समय वह कितना काम आता है। सिग्नेचर करना आसान है, इजी है, इसके लिए फोटो भी खिंचवाना आसान है। संकट के समय अपनी सेना, अपने रिसोर्सेज और अपना पॉलिटिकल रिस्क दांव पर लगाना बेहद डिफिकल्ट होता है। और विदेश मंत्री जी का कहना है कि भारत मक्का पैक्ट से को लेकर के घबराया हुआ नहीं है। भारत यह जरूर देख रहा है कि इस पैक्ट की ताकत, असली ताकत कितनी है और संकट के समय इसके सदस्य देश एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब इंटरव्यूअर ने कहा कि शायद सभी सिग्नेटरीज एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आए, तो जयशंकर जी ने कहा कि आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। यानी अगर असली मिलिट्री क्राइसिस में सभी देश एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते तो पैक्ट की प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ पर अपने आप ही सवाल उठते हैं। और साथ ही एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत हर नए डिफेंस डेवलपमेंट को ध्यान से देखता है, उसका स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट तौलता है और फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। उधर ईरान की तरफ से कुछ दिन पहले कहा गया था कि यह कागजी गठबंधन सऊदी अरब को नहीं बचा पाएंगे। ईरान के अंदर से शायद कोई मंत्री या फिर कोई सांसद ने यह स्टेटमेंट दिया था। यानी अमेरिका ने जो यह मुस्लिम नाटो बनवाया है उससे ना तो ईरान डर रहा है और ना ही भारत डर रहा है। इजराइल के तो डरने की सवाल ही नहीं है। तो फिर ये लोग पता नहीं क्यों बनाए हैं। केवल अमेरिका को खुश करने के लिए बनाया गया है, केवल पाकिस्तान को खुश करने के लिए बनाया गया, सऊदी को खुश करने के लिए बनाया गया है। सवाल बड़ा है, क्योंकि अमेरिका इतने सालों से सऊदी की रक्षा में लगा हुआ है, लेकिन उसके जहाजों पर बार बार हमले हो रहे हैं। हूती सऊदी के अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं, लेकिन सऊदी रोक नहीं पा रहा। वहां पर पहले से ही पाकिस्तान के सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। पाकिस्तान लगातार उसकी रक्षा करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी खुद को बचा नहीं पा रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।